साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। ऐसे समय में जब एक के बाद एक संस्थाओं को घुटने के बल बैठा दिया गया है, अनेक संस्थाएं तो खुशी से रेंगने भी लगी हैं। ऐसे समय में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की सुनवाई करने का समय नहीं है, ऐसे बुरे वक्त में उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक फैसला भारत के संविधान की ताकत में मेरे जैसे अनेक नागरिकों के भरोसे को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस मैथानी ने उत्तराखंड पुलिस से पूछा है कि क्या पुलिस गुंडों का गिरोह है। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस से पूछा है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में कहीं भी आने जाने से रोकने का उसके पास कौन सा कानूनी आधार है। हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि उसने जो कुछ भी किया है वह सरासर गुंडागर्दी है। उस केस में कोर्ट ने उत्तराखंड की पुलिस के काम को गुंडागर्दी की श्रेणी में रखा। मामला यह है कि 19 जुलाई को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए ट्रेन के इंतज़ार में ऋषिकेश स्टेशन पर बैठे थे। उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें वहां से ही उठा लिया और जगह जगह घुमाते रहे। पार्टी के सचिव और उनकी पत्नी के द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी पुलिस ने उन्हें यह नहीं बताया कि उन्हें कहां ले जाया गया है। आम भाषा में कहा जाए तो पुलिस ने प्रभात ध्यानी का अपहरण कर लिया था, क्योंकि ऐसा तो अपहरण करने वाला गिरोह ही करता है कि किसी व्यक्ति को बिना अधिकार के उठा ले और बताए भी नहीं कि उसे कहां ले जाया गया है। तब उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के सचिव लाल मणि ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की, जिसके द्वारा यह अपील की गई कि कोर्ट पुलिस को आदेश दे कि वह प्रभात ध्यानी को कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उसका काम सरकार की छवि को बचाना है या उसका काम कानून के अनुकूल काम करना है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इस देश में आप क्या कर रहे हैं, क्या पुलिस का काम सरकार की छवि को बचाना है या नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह का व्यवहार पुलिस कर रही है वह बेतुका और अराजकता जैसा है। कोर्ट ने पुलिस के व्यवहार को अराजक बताया। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। उन्हें रोकने वाले आप कौन होते हो। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जाना कोई संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कोर्ट में राज्य ने जो भी तर्क पेश किए, कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर दिया। राज्य की पुलिस ने कोर्ट में यह दलील दी कि दिल्ली में क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, इसलिए हमने उन्हें वहां जाने से रोका। तो कोर्ट ने यह पूछा कि क्या दिल्ली जो है उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती है, यानी उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो फिर उत्तराखंड पुलिस कौन होती है दूसरे राज्य के बिहाफ पर कार्रवाई करने वाली। अपने वकीलों के जरिए उत्तराखंड राज्य ने कोर्ट में यह दलील पेश की कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके निर्देश पर ऐसा किया गया था। राज्य ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में यह दलील दी कि पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रही थी। पीठ ने पूछा कि प्रभात ध्यानी को कौन सा वैध पुलिस निर्देश जारी किया गया था और ट्रेन से उतारने का कानूनी आधार क्या था। कोर्ट ने जब पुलिस की जनरल डायरी यानी डेली डायरी देखी तो उसमें एक टिप्पणी देखकर वह हैरान रह गई। उसमें लिखा हुआ था कि उनको यानी प्रभात ध्यानी को दिल्ली जाने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनके वहां जाने से सरकार की छवि खराब हो सकती थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस का काम सरकार की छवि को चमकाना है या उसका काम जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना है। जब उत्तराखंड पुलिस ने प्रभात ध्यानी को 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया तो कोर्ट ने यह पाया कि जब उनको छोड़ा गया तो उन्हें उनकी मां की कस्टडी में दिया गया। प्रभात ध्यानी 62 साल के हैं। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि एक वयस्क व्यक्ति को आपने स्वतंत्र रूप से रिहा क्यों नहीं किया, इसकी बजाय आपने उनकी मां की कस्टडी में उन्हें क्यों दिया, यानी आपने उसे एक बच्चा क्यों समझा जबकि वह एक वयस्क व्यक्ति हैं। जब उत्तराखंड पुलिस जो है एक वयस्क व्यक्ति को
स्वतंत्र रूप से आज़ाद न करके उसकी मां को सौंप रही थी, तो क्या ऐसा करके उत्तराखंड पुलिस उसकी मां को डराना चाहती थी कि वे उसके बेटे को कभी भी गायब कर सकते हैं, उसका अपहरण कर सकते हैं और अनाधिकार जो है उसे राज्य में या राज्य के बाहर कहीं भी छुपा कर रख सकते हैं? क्या राज्य पुलिस की जो इंटेंशन थी, उसकी नीयत थी, वह डराने की थी ताकि भविष्य में प्रभात ध्यानी या उसके जैसे लोग जो हैं वो सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने की हिम्मत न करें? तो साथियों, अब तक हमने ये देखा कि उत्तराखंड पुलिस ने कोर्ट में 3 तर्क पेश किए। पहला तर्क तो उसने यह पेश किया कि दिल्ली में जो धारा 144 लगी हुई है, तो अगर दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है तो इसकी चिंता उत्तराखंड पुलिस को क्यों है? दूसरी बात, उन्होंने यह कहा कि हम जो है अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेश पर ऐसा कर रहे थे। तो कोर्ट ने पूछा कि प्रभात ध्यानी के मामले में उच्च अधिकारियों ने कौन सा स्पेसिफिक आदेश निकाला था जिसके आधार पर आपने उन्हें ट्रेन से उतारा और हिरासत में ले करके एक गुमनाम जगह पर ले गए? और तीसरी बात यह है कि कोर्ट ने यह पाया कि जनरल डायरी में पुलिस ने यह दर्ज किया है कि इनके जंतर मंतर पर जाने से राज्य सरकार की छवि खराब होगी। तो कोर्ट ने यह पूछा पुलिस से कि क्या पुलिस का काम राज्य सरकार की छवि को चमकाना है या उसकी छवि को खराब होने से बचाना है, या पुलिस का काम जो है लोगों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत करना है? अब हम आगे बात ये करते हैं कि इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को क्या निर्देश दिए और राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए। कोर्ट ने पहला आदेश तो यह दिया कि जिस पुलिस अधिकारी ने उनको ट्रेन से हिरासत में लिया था, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उसको पक्षकार बनाया गया है, यानी रेस्पोंडेंट बनाया गया है कि क्यों ऐसा किया, किसके कहने पर किया और किस अधिकार से किया। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने राज्य की पुलिस को ही पक्षकार नहीं बनाया, बल्कि उस इंडिविजुअल को ही बनाया जो हो सकता है कि जल्दी तरक्की पाने के चक्कर में और राज्य के जो भाजपा सरकार है उसकी आंख का तारा बनने के चक्कर में अपने अधिकार क्षेत्र को भूल गया और एक नागरिक के अधिकार क्षेत्र में घुस गया, और इस तरह से उन्होंने प्रभात ध्यानी को जो है दिल्ली जाने से रोका, ट्रेन से उन्हें उतारा, हिरासत में लिया और जगह जगह पर घुमाते रहे। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, डीजीपी को, देहरादून और नैनीताल के एसएसपी को और संबंधित थाना अध्यक्षों को और जो रेलवे पुलिस है उसको नोटिस दे करके लिखित जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि किस विशिष्ट कानून व अधिकार के तहत एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया, यानी कि कौन सी ऐसी विशेष स्थिति थी जिसके तहत, जिसका अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने एक नागरिक की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन किया, उसे दिल्ली जाने से रोका। तो हमने देखा कि जो एक सिपाही है, एक पुलिस ऑफिसर है, उसको व्यक्तिगत रूप से लायबल बनाने की कोशिश की है। जो राज्य के आला अधिकारी हैं उनको लायबल बनाने की कोशिश की है, और तीसरे आदेश में उन्होंने राज्य सरकार को लायबल बनाने की कोशिश की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह फैसला नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस का मूल कर्तव्य संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि सरकार की छवि को चमकाना या कानून से परे जाकर अराजक तरीके से काम करना। पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाना और डीजीपी व अन्य उच्च अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना यह संदेश देता है कि गैर कानूनी हिरासत और शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ न्यायपालिका पूरी दृढ़ता से खड़ी हुई है। अब यह भी समझ लेते हैं कि इस घटना और अदालती कार्रवाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हाईकोर्ट के इस आदेश से हमारी नागरिक चेतना को कौन सा लाभ हो सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मिलने वाली पहली शिक्षा का संबंध संवैधानिक एवं नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता से है। विद्यार्थियों और नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा मिले मौलिक अधिकारों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 19 यानी देश में कहीं भी आने जाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता, तथा अनुच्छेद 21 यानी कि जो दैहिक स्वतंत्रता है और जीवन का अधिकार है उसके बारे में है।
यह मामला हैबियस कॉर्पस पिटीशन जैसे संवैधानिक याचिकाओं के व्यावहारिक उपयोग को सिखाता है कि किस प्रकार अवैध हिरासत के खिलाफ नागरिक सीधे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इस आदेश से हमें पुलिस एवं प्रशासन की संवैधानिक सीमाओं के बारे में भी पता चलता है। शिक्षा प्रणाली में यह सिखाना आवश्यक है कि राज्य की एजेंसियों का काम कानून का शासन स्थापित करना है, न कि सत्ताधारी वर्ग की छवि को चमकाना। पुलिस को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। प्रभात ध्यानी के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अपनी जनरल डायरी में लिखा था कि उनको जंतर मंतर जाने से इसलिए रोका गया था क्योंकि उनके वहां जाने से राज्य की छवि खराब होती। वास्तव में तो राज्य की छवि पुलिस द्वारा गुंडागर्दी करने और अराजक तरीके से काम करने के कारण खराब होती है। राज्य की छवि पुलिस के पार्टी कार्यकर्ता में बदल जाने के कारण खराब होती है। राज्य की छवि नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के कारण खराब नहीं होती। नागरिक के तौर पर हमारी समझ को बढ़ाने में यह केस हमारी मदद करता है, क्योंकि यह मामला कानूनी प्रक्रियाओं और क्षेत्राधिकार के नियमों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, किसी दूसरे राज्य में लागू किसी कानूनी धारा का हवाला देकर किसी अन्य राज्य की पुलिस बिना कानूनी आधार के कार्रवाई नहीं कर सकती। उत्तराखंड राज्य ने कोर्ट में कहा था कि प्रभात ध्यानी को इसलिए रोका गया था क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर में धारा 163 लगी हुई थी। सवाल यह है कि धारा दिल्ली में लगी हुई है, क्या दिल्ली उत्तराखंड पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है? नहीं आती है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रभात ध्यानी को हिरासत में लेना गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड के कुछ लोगों को लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुसलमानों के बुनियादी हकों को कमज़ोर और सीमित करने में लगे हुए हैं। इससे उन लोगों को खुशी मिलती होगी, लेकिन प्रभात ध्यानी तो उत्तराखंड के हिंदू हैं और वो भी ब्राह्मण। फिर क्यों प्रभात ध्यानी को दिल्ली जाने से रोका गया? क्योंकि जब कोई राज्य और उसका प्रशासन धर्म या किसी अन्य बहाने से निरंकुश होता है, तब उसकी गुंडागर्दी से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि तब गुंडागर्दी करना राज्य की आदत बन जाती है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।